वेलकम टू इंडियाज ब्लैक मार्केट ऑफ सक्सेस। ये रहा इसका मेन्यू कार्ड और यहाँ पर हर चीज का रेट फिक्स्ड है। सीट, पेपर, जॉब, इवन रैंक। Each candidate paid 20 lakh rupees to secure a seat. A government school teacher is the mastermind behind the paper leak. He was part of conducting the exam, accessed the paper and took a picture of it and sold it to Harshvardhan Meena for 50 lakhs. Harshvardhan in turn made crores. इमेजिन करो कि तुम 2 साल से कोचिंग में पढ़ रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, पेरेंट्स की सेविंग, जिंदगी भर की कमाई लग गई और रिजल्ट डे पर पता चले कि तुम्हारे तो नंबर अच्छे आए पर उसके बावजूद एडमिशन किसी और को मिल गया। क्यों? क्योंकि किसी ने उसके पैसे दिए थे। और मैं और तुम, हम सब इस व्यापार का हिस्सा है, चाहे हम चाहे या नहीं। क्योंकि इंडिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक जो मेरिट पर विश्वास करते हैं और दूसरे इस ब्लैक मार्केट पर। नीट, यूपीएससी, एसएससी, इंजीनियरिंग, हर जगह एक पैरेलल सिस्टम चलता है। ऑफिशियल प्राइस कुछ और है, अनऑफिशियल शायद कुछ और। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई शेडी बैक एली डील नहीं है, ये सब तो दिन दहाड़े मेरी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। और ये कोई आइसोलेटेड इवेंट भी नहीं है। व्यापम स्कैम में फेक सिलेक्शन, रेलवे जॉब्स में पेपर लीक्स, ऐसी ना जाने कितनी खबरें, और ये सब किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम भी नहीं है। मानो हर स्टेट का अपना व्यापम चल रहा है, बस नाम अलग अलग है। इस सब की बात इस वीडियो में हम करेंगे, पर सवाल यह है कि हर साल नया स्कैंडल तो होता है पर कोई एक्शन नहीं। और अगर सरफेस पे एक्शन हो भी तो उसका इन्फोर्समेंट नहीं होता है, क्योंकि शायद जो लोग इसको तोड़ सकते हैं वो ही इससे बेनिफिट कर रहे हैं। एंड तुम सोच रहे होगे कि क्या ये सिर्फ कुछ बिखरे हुए केसेस पे इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं या फिर ये एक फुल फ्लेजेड बिजनेस मॉडल है। आज की वीडियो में हम इस मार्केट के अंदर घुसेंगे और समझेंगे कि कैसे स्कैम्स का एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है, जहां पर मेरिट सिर्फ एक मिथ है और इस ब्लैक मार्केट के एंट्री बोर्ड पर लगा है बड़ा बड़ा नाम एजुकेशन का। तो शुरुआत करते हैं ये समझ के कि ये मेहनत का सिस्टम काम कैसे करता है, जहां एजुकेशन एक बिजनेस मॉडल है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या है? ये नहीं कि सीट्स बेची जाती हैं, बल्कि ये कि हम सब प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा हो नहीं रहा है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। 25 लाख नीट के, 10 लाख यूपीएससी के और 15 लाख जेई के, जबकि इन एग्जाम्स का सक्सेस रेट 1 से 10% के बीच होता है। सर, ये करोड़ों लोग सिर्फ अपने नहीं, अपने परिवारों के सपने पूरे करने के लिए कोचिंग सेंटर्स के बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं। बट दुख की बात यह है कि आज कोचिंग देना, एजुकेशन देना एक नोबल प्रोफेशन नहीं है जैसा हमारे देश में हुआ करता था, बल्कि एक $1 बिलियन बिजनेस मॉडल है, जहां हर स्टूडेंट के ऊपर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दिखते हैं बस पैसों के बड़े बड़े साइन। प्राइवेट कॉलेजेस तो ओपनली ब्राइब डिमांड करते हैं कैपिटेशन फीस और मैनेजमेंट कोटा के नाम पर। तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, नहीं। The principal has been caught on tape negotiating and accepting bribe from a prospective student for allegedly offering him admission in an undergraduate program. तुम अपने आसपास प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले किसी भी बच्चे से इसका हाल पूछ सकते हो। वो साफ साफ बता देंगे कि कैसे मैनेजमेंट कोटा से हर साल हजारों बच्चे एडमिशन लेते हैं। हम सबको पता है अच्छे से कि ऐसा करप्शन हमारे सिस्टम में कितना वाइड स्प्रेड है, हम इसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। एंड येट इट इज अ पार्ट ऑफ आवर नॉर्मल लाइफ, बिकॉज ये हमारी गलती नहीं है, ये तो हमारे सिस्टम में हमेशा से चल रहा है। एंड व्हाइल यू एंड मी में शाउट अगेंस्ट इट, बट हिस्टोरिकली हमने इसको उखाड़ने के लिए कभी कुछ किया नहीं है। खैर, इसमें हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है। ये टर्म्स जैसे लाइसेंस राज, दरोगा राज, रेड टेपिज्म, ये सब नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, जहां पे एक आम आदमी वाज एट द मर्सी ऑफ दीज ब्यूरोक्रेट्स। और ये पेपर वर्क के नाम पे असल में तो डीले और कंट्रोल का सिस्टम था। एंड उस टाइम ब्राइब देना सिर्फ शॉर्टकट नहीं, एक सर्वाइवल का टूल किट था। करप्शन उनकी लाइफ में हमारी लाइफ की तरह एक वाइटल पार्ट था, एंड उन्हें समझ थी इस बात की, एक ऐसी बात की जिसकी हमें आज भी समझ है कि रूल ब्रेकर्स ही सक्सेसफुल होते हैं, और जिसके पास ताकत है, पैसा है, उसके लिए रूल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। एंड ये सब मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इवन आफ्टर ऑल दीज इयर्स हमारा सिस्टम पैसों पर चल रहा है, तो सिस्टम के अंदर घुसने के लिए भी पैसे तो चाहिए होंगे ना। कंपनी है वो कोचिंग है नहीं है। एंड यहीं से हम वापस आते हैं कोचिंग की उस दुनिया पर जहां मेहनत बेची जाती है और सक्सेस किराए पर मिलती है। ऐसे ही नहीं, कोचिंग इंडस्ट्री इंडिया में 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। इवन आफ्टर पीपल नो अ डार्क साइड टू इट। स्टूडेंट सुसाइड, स्ट्रेस, बर्नआउट, ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक रियलिटी है। Mehul from Salumbar, a small town in Rajasthan, and Aditya from Jaunpur in Uttar Pradesh. But one factor in common.
suicide, caused by stress, the inability to cope with the rigorous coaching for medical exams. लेकिन फिर भी लोग मार्केटिंग पोस्टर्स पर AIR रैंक 1 देखने के लिए इनके अंदर भीड़ लगा के खड़े रहते हैं। एंड ये स्टूडेंट्स बेवकूफ नहीं है, यहाँ इन्हें यकीन दिलाया जाता है कि उन्हें उनकी काबिलियत, उनके मेरिट के बेसिस पर आगे लेके जाया जाएगा और जो स्टूडेंट मेहनती होंगे वो सक्सेसफुल बनेंगे। और भैया आपको 100% गारंटी भी मिलेगी कि आपकी सरकारी नौकरी लगी जाए। एंड येट जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो इनका मेरिट का ये मैथमेटिक्स कुछ ठीक नहीं बैठता, क्योंकि मेरिट के नाम पर स्टूडेंट्स की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कोचिंग जायंट्स ही पेपर लीक्स भी अरेंज कराते हैं ताकि इनका बिजनेस और एक्सपैंड कर सके। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एजेंट्स 100% गारंटी देते हैं कि आपका बच्चा सक्सेसफुल होगा। उस गारंटी के साथ ये सीट्स बेची जाती हैं। एंड कई बार मैं सोचता हूं कि ये लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि इस सिस्टम में सब इन्वॉल्व्ड है और सबका एक कट सेट है। तभी जब नीट 2024 की कंट्रोवर्सी सामने आई तो कन्वीनियंटली कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने की क्लैरिफिकेशन दे दी गई। So it is impossible to achieve 718 or 719. Now the NTA says that this is because of the fact that they gave ग्रेस मार्क्स। कभी कॉलेजेस फेक वेटिंग लिस्ट बना देते हैं और इंटरनल एग्जाम्स में क्वालिफाइड बच्चों को भी फेल कर दिया जाता है। जैसे 2014 में मुंबई यूनिवर्सिटी में हजारों बच्चे पहले फेल थे और रीइवैल्यूएशन के बाद पास हो गए विदाउट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि भैया मेरे पापा ने 2 साल तक कोचिंग की EMI भरी, रिजल्ट आया, रैंक आई, पर सीट किसी और को मिली क्योंकि उन्होंने पैसे दिए थे। एंड ये सिर्फ इस एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ऐसे लाखों स्टूडेंट की कहानी है जिनके सपने इस सिस्टम में गुड़ जाते हैं। और जब एक पॉइंट के बाद सब कुछ अनफेयर लगता है ना, तो सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। या तो सिस्टम के रूल्स फॉलो करो, आउटकम अनसर्टेन है, या फिर एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन जाओ जहां सक्सेस सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं प्रोसेस हो। एंड यही आती है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की पहली और अकेली इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी है, जहां पढ़ाई का मतलब है स्टार्टअप फंड, मेंटोरशिप, ग्लोबल एक्सपोजर एंड रियल इंटर्नशिप्स। यहां हर स्टूडेंट को फ्री मैकबुक और 10,000 रुपए के साथ एक डीमैट अकाउंट मिलता है ऑन डे 1, क्योंकि यहां सिर्फ लर्निंग नहीं अर्निंग भी सिखाते हैं। 5 मिलियन के स्टार्टअप फंड का एक्सेस कॉलेज देता है। यही नहीं, यहाँ के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने ISB हैदराबाद से फंडिंग भी उठाई है फॉर द इनकलकेट ऐप। यहाँ यूनिक इनिशिएटिव्स भी हैं जैसे वॉल ऑफ फेलियर, जहां स्टूडेंट्स अपने फेलियर्स प्राउडली दिखाते हैं बिकॉज यहाँ सब रिस्क लेना सीखते हैं। एंड तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो यहाँ की कुछ क्विक केस स्टडीज भी हैं। यहाँ का स्टूडेंट पार्थ BBA के फर्स्ट ईयर में ही 1 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी रन कर रहा था। इसको इवन 10 लाख रुपए की फंडिंग मिली है यहाँ के मेकर्स फंड से। एंड सिर्फ BBA नहीं, साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अनुष्का और नम्रता ऑलरेडी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट कर चुके हैं। दिव्या जो CUET की टॉपर थी, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है बिकॉज ऑफ देयर वर्ल्ड क्लास लैब, सारथी क्लब जैसे रियल टाइम काउंसलिंग प्रोजेक्ट्स और फील्ड वर्क इन हॉस्पिटल्स एंड ओल्ड एज होम्स। या फिर एक और स्टूडेंट महक जो गूगल में इंटर्नशिप करके आई, जहां उसका स्टाइपेंड था 1,50,000 रुपए। यहाँ BBA के साथ माइनर्स में साइकोलॉजी, टेक और डिजाइन करना भी अलाउड है, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग यहाँ पर सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं, करिकुलम का पार्ट है। एंड ऋषिहुड का इनोवेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि PM मोदी ने खुद लेटर लिखा है यूनिवर्सिटी के फाउंडर को, एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया है अबाउट वन ऑफ देयर यूनिक कोर्सेज। एंड यह कंपटीशन का स्केल इतना है कि पिछले साल ओनली 1 आउट ऑफ एवरी 8 एप्लीकेंट सिलेक्ट हुए थे, और इस साल कंपटीशन और भी ज्यादा है बिकॉज अब लोग जानना शुरू कर रहे हैं कि इंडिया में भी ऐसा कॉलेज एग्जिस्ट करता है। तो अगर तुम भी चाहते हो एक ऐसे कॉलेज का पार्ट बनना जहां तुम्हारे सपने आइडिया डेक में नहीं पिच डेक में कन्वर्ट हो, तो चेकआउट करना ऋषिहुड यूनिवर्सिटी को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी अप्लाई करो। एंड हम सबको ये डिस्क्रिपेंसीज बहुत साफ दिखती हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स आवाज उठाते हैं, जैसे 2018 में SSC पेपर लीक के टाइम हुआ था, तो उन्हें रूल्स के नाम पर डिटेन कर दिया जाता है। एंड स्टूडेंट्स ये सब फेस करके चाहे कितने भी डिमोटिवेट होते रहे, उनकी रिसोर्सेज, प्राइम वर्किंग ईयर्स कितने भी वेस्ट होते रहे, सिस्टम उन्हें यही कहता है कि कंपटीशन टफ है, नेक्स्ट ईयर दोबारा ट्राई करो। एंड इतनी सारी चीजें देख के एक बात बहुत ऑब्वियस सी लगती है कि शायद ये सिस्टम ही फ्लॉड है और इसकी फाउंडेशन ही स्कैम्स पर बनी है। एंड ये बात मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूं, हर साल कोई ना कोई नए स्कैम की खबर तो हमें आती है, बट लेट मी टेक यू थ्रू द बिगेस्ट वंस दैट शुक द एंटायर नेशन। इंडिया में एजुकेशन के अराउंड स्कैम्स की बात होती है तो सबको लगता है कि पेपर लीक तो बहुत कॉमन चीज है। पिछले 10 सालों में ही ना जाने कितनी बार ये इंस्टेंसेस सामने आए। जैसे 2012 में स्टार्ट हुआ हिमाचल प्रदेश का स्कॉलरशिप स्कैम, हरियाणा टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, व्यापम स्कैम, बोकारो स्टील प्लांट रिक्रूटमेंट स्कैम, नीट पेपर लीक, एंड मैं अभी और ऐसे कई नामों की लिस्ट
तुम्हें बता सकता हूं, बट लेट्स फोकस ऑन द मोस्ट रीसेंट वन, नीट स्कैम 2024। नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो डिसाइड करता है कौन डॉक्टर बनेगा। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन 2024 के नीट ने एक बात तो क्लियर कर दी, डॉक्टर बनने के लिए आजकल दिमाग होना हो, पैसा होना बहुत जरूरी है। अब हुआ ये कि एग्जाम होने के कुछ घंटों पहले रिपोर्ट आने लगी नीट 2024 के पेपर लीक की। स्टूडेंट्स ने जब प्रूफ के साथ एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कंप्लेन करो तो पहले तो उन्हें दफा दफा कर दिया गया, साफ डिनाई कर दिया, पर ज्यादा प्रेशर पड़ने पर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कुछ सेंटर्स में इरेगुलरिटीज थी। इरेगुलरिटीज केवल पटना से 13 लोगों की अरेस्ट हुई थी, जिसमें स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने एक पेपर लीक के लिए 30 से 50 लाख रुपए दिए थे। और सिर्फ पटना ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया कई सेंटर्स में धांधली रिपीट हुई। और जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो शक और बढ़ गया, क्योंकि 67 बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 मिले थे और कई बच्चों को 718 या 719, जो कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं था। एंड जब क्लैरिफिकेशन सामने आया तो मिली एक जेनेरिक लाइन की ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एंड इस न्यूज के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, पर ये बात तुम्हारे लिए और इंपैक्टफुल तब बनेगी जैसे मुझे इस वीडियो की रिसर्च करते हुए पता चली उन एक्चुअल स्टूडेंट्स की लाइफ, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके ऊपर इस स्कैम का क्या इंपैक्ट पड़ा, जो सालों से इसके लिए जेन्युइनली तैयारी कर रहे थे। एंड क्वाइट फ्रैंकली इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग। आई क्विट नीट एक बहुत कॉमन नैरेटिव था। जैसे सुरभि सिंह 23 साल की एस्पिरेंट जिसने अपना 12th तो 2018 में कंप्लीट कर लिया था, पर उसके बाद पैसों की वजह से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाई। पिछले 2 सालों में कोटा जाकर तैयारी करी। कोटा जैसी जगह में रहना, कोचिंग लेना, सब कुछ उनके परिवार के लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रगल था। 2023 में उसने नीट में 610 स्कोर करा, रैंक आई 23,000, एडमिशन नहीं मिला। 2024 में उसने अपनी पूरी ताकत लगा के 650 मार्क्स स्कोर किए, which by all standards should have scored her a good decent top medical college seat. बट जब नीट 2024 का रिजल्ट आया, 67 स्टूडेंट्स को 720 और 720 मिले, ग्रेस मार्क्स की कंट्रोवर्सी और डेली नई इरेगुलरिटीज सामने आती गई, तो सुरभि जैसे स्टूडेंट्स का फ्यूचर एकदम डार्क हो गया। सुरभि ने बताया कि एक स्टूडेंट जिसे वो जानती है, जिसका नीट में 715 का स्कोर आया था, वो 12th में फेल हो गया था। एंड हमारी तरह सुरभि से भी पूछा कि ये पॉसिबल भी कैसे है। एंड ये सिर्फ सुरभि का डाउट नहीं है, एक कलेक्टिव आउटरीच है, और ये अकेला केस भी नहीं है। कशिश गुप्ता 20 साल की नीट एस्पिरेंट जिसके 670 मार्क्स आए हैं, हाँ जी 670, एक स्कोर जिसको देखकर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सेलिब्रेशन तक अरेंज कर दिया, मिठाई बांटी, लेकिन कशिश खुद उस इवेंट में नहीं गई। क्यों? क्योंकि उसका रैंक आया था 14,622। कशिश ने बताया कि वो खुशी नहीं है। मैंने अपना नींद, रूटीन सब कुछ सैक्रिफाइस किया, 6 घंटे से ज्यादा कभी सोई नहीं, सिर्फ तब रुकती थी जब आंखें खुद बंद हो जाती थी। अब जब सब कुछ दिया फिर भी ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा। और इसीलिए कशिश और सुरभि जैसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ एक रिजल्ट स्कैम नहीं है, ये एक पर्सनल बिट्रेयल है। एंड इन स्टूडेंट्स ने एग्जाम मिसकंडक्ट के अगेंस्ट पिटीशन फाइल करी, री एग्जाम की डिमांड भी की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टमिक ब्रीच ना होने के बेसिस पर एग्जाम कैंसिल नहीं किया और ना ही कोई री एग्जाम शेड्यूल किया। एंड इसी वजह से कुछ अनडिजर्विंग लोग टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले गए और जो डिजर्विंग थे उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। एंड ये तो सिर्फ एक एग्जाम की कहानी थी। एजुकेशन स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं और स्कैम के ओजी व्यापम स्कैम की बात ना हो तो काम क्या चलेगा। ये इतना लार्ज स्केल स्कैम था कि पूरे इंडिया के एग्जाम सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को सत्यानाश कर दिया था। व्यापम मतलब मध्य प्रदेश का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। ये बोर्ड पीएमटीज, टीचर रिक्रूटमेंट, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स वगैरह सब कंडक्ट करवाता था। और ये स्कैम 1990s से एक्टिव था। कई सालों तक फेक कैंडिडेट्स, पेपर लीक, ओएमआर मैनिपुलेशन सब कुछ चला। और जब ये स्कैम 2013 में सामने आया तो इतना बड़ा शॉक लगा। 2000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए, हजारों फेक कैंडिडेट्स थे, कई सारे मिडिलमैन और ऑफिशियल भी इन्वॉल्व थे। बट व्हाट इज स्केरी इज कि ये स्कैम सिर्फ एक स्कैम नहीं था, सडनली एक क्राइम थ्रिलर बन गया। जो लोग इस स्कैम के खिलाफ सच बोलने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए जीना एक कांस्टेंट थ्रेट बन गया। विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी जिन्होंने स्कैम एक्सपोज किया, उनके ऊपर 14 बार अटैक हुए, उनको किडनैप करने की कोशिश हुई। व्यापम घोटाले को खूनी घोटाला कहा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है उन लोगों पर जिन्होंने इस घोटाले से पहली बार पर्दा उठाया था। इन्हीं में एक है ग्वालियर से आशीष चतुर्वेदी, जिन पर 14 हमले हो चुके हैं। और सिर्फ आशीष ही नहीं, डजन्स ऑफ पीपल जो व्यापम को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे या उससे जुड़ी डेथ्स को कवर कर रहे थे, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनकी सडन डेथ हो गई। जैसे जर्नलिस्ट अक्षय सिंह जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे एक मिस्टीरियस डेथ की जो लिंक थी स्कैम से, उन्होंने नम्रता की फैमिली को इंटरव्यू किया और सिर्फ कुछ घंटों बाद वो खुद कोलैप्स होकर मर गए। एंड कॉज ऑफ डेथ आज तक अनक्लियर है। इसके अलावा भी 40 से ज्यादा लोग, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ऑफिशियल्स अननेचुरल डेथ का शिकार बने। कुछ को पॉइजनिंग, कुछ को एक्सीडेंट और कुछ को हार्ट अटैक बताया गया। बट द पैटर्न was too chilling to ignore।
क्योंकि जब जर्नलिस्ट और विसल ब्लोअर्स तक टारगेट होने लगे तब ये तो क्लियर हो गया कि व्यापम सिर्फ एक एग्जाम स्कैम नहीं, शायद एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर था। एंड इस स्कैम के थ्रेड्स तो डायरेक्टली मध्य प्रदेश के टॉप पॉलिटिशियंस तक जाते थे। किनके इशारे पर काम कर रहा था ये पूरा तंत्र? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय से लेकर पार्टी के कई नेता और राज्य के पूर्व गवर्नर राम नरेश यादव तक का नाम घोटाले में सामने आया। एंड इस स्कैम में जितने भी अरेस्ट हुए वो छोटे लेवल पर काम कर रहे, स्कैम कर रहे लोगों के हुए, जबकि जो पावर में थे उनके ऊपर अगर हाथ पहुंचे भी तो किसी ना किसी कारण से उन्हें छोड़ दिया गया। एंड इससे हम शायद एक बात समझ सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम का ये करप्शन, ये स्कैम अकेले नहीं चलता। इसमें शायद पॉलिटिक्स, जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी सबके हाथ शायद डीपली कनेक्टेड है। क्योंकि जब एक कैंडिडेट को डोनेशन देकर एक डॉक्टर, इंजीनियर, कोई ऑफिसर बनाया जाता है तो वो सिर्फ एक सीट नहीं खरीदी जाती, एक पूरा पावर पोजीशन रिजर्व करा जाता है। कैपिटेशन फीस से आया ब्लैक मनी, हवाला फंडिंग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आती है, और एग्जाम स्कैम से निकला हुआ पैसा, ये सब मिलके इस करप्शन को और बढ़ाता है। एंड जब पावरफुल लोग इस करप्ट सिस्टम से और एम्पावर होते हैं तो वो इसको डिसमेंटल क्यों ही करेंगे? अगर गलती से आउटरीच हो, सीबीआई का प्रेशर आए भी तो सालों तक इनकी इन्वेस्टिगेशन चलती है और फिर सब बुला दिया जाता है। एंड ये चेन, ये साइकिल दोबारा रिपीट होता है। अब व्यापम का नाम 2 बार बदल दिया गया है, लेकिन शायद नाम बदलने से, कुछ और करने से वो सिस्टम तो कभी नहीं बदलने वाला। एंड ये तो सिर्फ 2 थे, अभी तो बहुत सारे स्कैम है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी स्कैम या एसएससी एग्जाम का स्कैम जिसने बच्चों के भरोसा और ड्रीम्स को तोड़ के रख दिया। यहाँ भी सेम पेपर लीक, पैसे लेके सीट मिलने का कन्फर्मेशन। बहुत प्रोटेस्ट हुए, कई दिनों तक ये स्कैम न्यूज में बने रहे पर ज्यादा कुछ बदला नहीं। एंड जब भी ये स्कैम सामने आते हैं ना तो एक पैटर्न शायद रिपीट होता है। एक इंटरनल कमेटी बनती है, केस सीबीआई को दिया जाता है, चोरन को चुप करा दिया जाता है और 6 महीने में सब भूल जाते हैं क्योंकि कोई नया स्कैम आ जाता है। मुझे तो लगता है ये स्कैम करने वालों ने, इनको छुपाने वालों ने, इनकी इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने एक सिंपल सा टेम्पलेट बना दिया है। पहले डिनाई करो, फिर टाइम मांगो और फिर क्योंकि इवेंचुअली नया स्कैंडल आ ही जाएगा तो पब्लिक का ध्यान उस तरफ मोड़ दो। मीनवाइल एक पूरी की पूरी जनरेशन जो इस देश को आगे लेके जा सकती थी वो डिमोटिवेट हो चुकी होती है और नए स्कैम्स पाइपलाइन में बनने लगते हैं जिसमें जस्टिस मिलना तो बहुत दूर की बात है, कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेता। अब हर लेवल पर ये मेरिट का ब्लैक मार्केट एक तमाशा तो बन चुका है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं है। इंडिया में तुम्हें हर लेवल पर एक कंप्लेंट जो बहुत कॉमन सुनने को मिलेगी वो ये कि यहाँ कोई भी काम ठीक से नहीं होता। सरकारी ऑफिसेस के ऊपर तो ना जाने हम कितने सटायर बनाते रहते हैं कि फाइल घूमती रहती है पर काम नहीं होता, या फिर न्यूज आती रहती है कि टीचर्स को पढ़ना नहीं आता, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को, जूनियर डॉक्टर्स को बेसिक डायग्नोसिस नहीं आता। एंड ये सिर्फ इनएफिशिएंसी नहीं है, ये डेंजरस है। पर इस क्रॉस सिस्टम फैली हुई इनएफिशिएंसी के कॉन्सिक्वेंसेस जितने हम सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा बड़े हैं। सोचो अगर तुम्हारा ऑपरेशन एक ऐसा डॉक्टर करे जिसको ऑपरेशन करने के लिए यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखना पड़े तो क्या तुम उस पर भरोसा करोगे? वहां पर उसने पथरी का ऑपरेशन यूट्यूब को देखते हुए उसने ऑपरेशन वहां पे करना शुरू कर दिया। एंड ये जितने भी नीट स्कैम, फेक ओएमआर शीट, डोनेशन बेस्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन, इसका सीधा इंपैक्ट हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर ही होता है। कई जगह तो रिपोर्टेडली ऐसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनके पास सिर्फ डिग्री है, कोई स्किल्स नहीं। डायग्नोस्टिक एरर्स, रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शंस और बॉट सर्जरीज के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हजारों लोगों की लाइफ्स को रोज रिस्क में डालते हैं। सोचो अगर तुम्हारे देश की पुलिस जिसे कानून का रखवाला समझा जाता है उसने भी पैसे देकर सीट लियो तो कौन सा कानून को वो प्रोटेक्ट करेंगे? इसीलिए शायद ब्राइब्स और ब्रुटैलिटी हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल है। यूपीएससी जिसे देश का सबसे रेप्यूटेड एग्जाम माना जाता है उसमें भी तो पूजा खेड़कर जैसे लोग स्कैम करके आईएएस बन जाते हैं। पूजा खेड़कर जो एक आईएएस ट्रेनी थी जो अपनी ट्रेनिंग के दौरान अनऑथराइज्ड पर्क्स जैसे कि लेटर हेड डिमांड करने लग गई, अपनी पावर को भी मिसयूज कर रही थी और अपनी प्राइवेट कार में रेड ब्लू बीकन भी बिना ऑथराइजेशन के इस्तेमाल कर रही थी। एंड जब इस कंट्रोवर्सी के लिए पैनल बिठाया गया तो सामने आया कि पूजा ने फ्रॉडुलेंटली ओबीसी रिजर्वेशन कोटा और फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूज करके आईएएस एग्जाम क्रैक किया था। सिमिलरली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जब लोग पैसे देकर जाते हैं सिर्फ पास हो जाते हैं और सिविल इंजीनियर्स बनते हैं, नकली डिग्रीज, नकली स्किल्स लेकर ब्रिजेस, रोड्स बनाते हैं तभी तो वो टूटती हैं। एंड ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। अभी पिछले साल ही बिहार में 12 करोड़ के बजट में बना एक ब्रिज इनॉग्रेशन के पहले ही टिल्डो के कोलैप्स हो गया। और ये तो कुछ नहीं है, बिहार में ही अराउंड 20 दिनों के अंदर 12 ब्रिजेस कोलैप्स के इंसिडेंट सामने आए, मतलब 17 दिनों में 12 ब्रिजेस कोलैप्स। एंड तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ एक स्टेट की बात है, पर महाराष्ट्र, गुवाहाटी और बाकी स्टेट्स का भी सेम हाल है। और इसका ब्लेम जाता है इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स पर इसमें करप्शन का ऊपर से नीचे तक पूरा आता है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्टर ने अपने हाथ से नई बनी हुई सड़क को खोद के उठा दिया। अब ये समझ नहीं आता कि ये लोग शॉर्टकट से ये इंजीनियर बने थे या काम करने में उन्होंने शॉर्टकट यूज किए। एंड ऐसे लोगों को देखकर जो लोग सच में मेहनत करना चाहते हैं उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, देश से भागने का। क्योंकि इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट आज की तारीख में सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स हैं। नंबर दिखाते हैं कि 2021 के कंपैरिजन में आज के नंबर 70% से इंक्रीज हो गए हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज,
कैम्ब्रिज, MIT ग्लोबली इंडियन स्टूडेंट स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि वहां पर मेरिट पर काम होता है। इंडिया में तो अच्छे रैंक, अच्छा स्कोर होने के बाद भी अनसर्टेनिटी रहती है कि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं। सबसे आने की बात तो यह है कि पूरा वेस्ट इंडिया के स्किल सेट का फायदा उठा रहा है। अब देखो, द रियल स्टेट ऑफ इंडियन स्टूडेंट सीम्स टू बी वेरी डिप्रेसिंग, और ये असली हालत तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम्हें नंबर्स को देखोगे। एनसीआरबी की डेटा के हिसाब से 2022 में ही ओवर 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया था, और ये नंबर्स हर साल बढ़ते ही लगते हैं। कोचिंग सेंटर्स 100% सक्सेस का वादा करते हैं, पेरेंट्स रैंक एक्सपेक्ट करते हैं और सिस्टम डिलीवर करता है स्कैम। एंड एक सवाल जब उठता है कि जब सबको पता है कि सिस्टम करप्ट है तो सब चुप क्यों है? एंड इसका जवाब पॉलिटिक्स में नहीं, साइकोलॉजी में है। जब कोई स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है पर फिर भी उसे सक्सेस नहीं मिलती तो उसके दिमाग में एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो ये कहता है कि या तो ये सिस्टम गलत है या मैं ही काबिल नहीं हूं। और जब बार बार ऐसा होता है तो वो स्टूडेंट सिस्टम से लड़ने के बजाय उस सिस्टम का पार्ट बन जाता है, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। लर्न हेल्पलेसनेस भी एक रीजन है। जब लोग डिस्पाइट ट्राइंग बार बार फेल होने लगते हैं तो उन्हें भरोसा हो जाता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले सिस्टम नहीं बदलेगा। इसकी वजह से कॉन्फॉर्मिटी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंस सोसाइटी में एक साइलेंट सपोर्ट बनाते हैं। जब हर जगह जुगाड़ और डोनेशन चल ही रहा है तो लोग सोचते हैं कि अगर सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। और मीडिया, जहां एक तरफ सीमा हैदर के भारत में दाखिल होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं सचिन पर भी सवाल किया जा रहा है। जब मीडिया सिस्टम के खिलाफ होता है, उनकी प्रॉब्लम्स को दिखाता है तो लोग जागते हैं, पर जब मीडिया ही सेलेक्टिव आउटरीच करे, स्कैंडल्स को बढ़ा चढ़ाकर उस पे टीआरपी बटोरे। After the death of Sushant Singh Rajput shook the nation, a probe into his death led to an investigation into a drugs case. एक्चुअल इश्यूज को बिल्कुल इग्नोर करे तो उसका रिजल्ट होता है सिर्फ पब्लिक के बीच कंफ्यूजन। एंड आखिर में घूम फिरकर सब लोग एक ही चीज पर पहुंच जाते हैं कि यही तो चलता है। एक टाइम होता था जब स्कैम होते थे तो लोग सड़कों पर उतर जाते थे, और अब जब पेपर लीक होता है तो लोगों को वो नॉर्मल लगता है। बट क्या अब सब खराब हो चुका है या अभी भी कुछ ऐसी चीज बची है जिससे इस देश के सिस्टम को, इस ब्लैक मार्केट ऑफ सक्सेस को हटाया जा सकता है? एंड अगर तुम मेरी तरह पूछ रहे हो कि क्या अभी भी होप है, तो लेट्स टॉक सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशंस। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए मैंने कई अलग अलग जगह के सिस्टम्स को एक्सप्लोर किया जहां ये सेम या सिमिलर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी, पर बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, सिस्टेमिक तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हटाया गया। एंड रिसर्च के दौरान मुझे मिले ये 4 सॉल्यूशंस। नंबर 1, ट्रस्ट का सबसे पहला पिलर होता है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि अगर सिस्टम ही ओपेक होगा तो अंडर की वर्किंग्स पर ट्रस्ट करना तो लगभग नामुमकिन है। और हम सिर्फ सिस्टम के रिजल्ट्स को नहीं, पूरे रूट्स को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहला कदम होना चाहिए रैडिकल ट्रांसपेरेंसी। हर प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल बुक्स पब्लिक होनी चाहिए। कौन से कॉलेज ने कितना डोनेशन लिया, कौन से डेवलपमेंट फी के नाम पर कितने पैसे कमाए, सब कुछ एक पब्लिक डैशबोर्ड पे। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन ने सरकारी ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाया, वैसे ही एजुकेशन RTI 2.0 लाया जाए जिसमें सब कुछ रियल टाइम ट्रैकेबल हो। ये एक नया नॉर्म बन सकता है। द सेकंड वे कुड बी रियल टाइम सीट अलॉटमेंट सिस्टम्स। हर साल काउंसलिंग के टाइम पर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि सीट सच में गई कहां, तो क्यों ना एक ऐसा लाइव टैंपर प्रूफ सीट एलोकेशन ट्रैकर हो जहां स्टूडेंट्स अपने मार्क्स के बेसिस पर खुद वेरीफाई कर सके कि किस कॉलेज में किस सीट पर एडमिशन मिला। यानी आज की टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुनिया में एक रियल टाइम ब्लॉकचेन बेस्ड सीट ट्रैकिंग सिस्टम जहां कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल ही ना हो। और सिर्फ गवर्नमेंट ही क्यों, हम सिटीजन लेड वॉचडॉग मॉडल्स भी तो ला सकते हैं। इमेजिन करो हर कॉलेज के एडमिशन और हायरिंग प्रोसेस पर एक स्टूडेंट लेड ओवरसाइट कमिटी हो जिसे इंडिपेंडेंट मीडिया वेरीफाई कर सके। हर कॉलेज के अंदर एक सोशल ऑडिट सेल हो जहां कंप्लेंट्स अनोनिमसली या फिर ट्रांसपेरेंटली दिखाई जाए और उनके सॉल्यूशंस ट्रैकेबल हो। जैसे केरला ने अपने वेलफेयर स्कीम्स में सोशल ऑडिट्स को सक्सेसफुल बनाया, वैसे ही एजुकेशन में भी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को एम्बेड करना होगा। ये कोई यूटोपिया का सपना नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है आज। एस्टोनिया, एक छोटे यूरोपियन देश जिसने अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिजिटाइज कर दिया, आज उनके सिटीजन सिर्फ 10 मिनट में वोटिंग, हेल्थ केयर एक्सेस और टैक्सेस सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम ओपन, एफिशिएंट और ट्रेसेबल है। हमारे इंडिया में खुद एग्जांपल हैं, जैसे केरला के सोशल ऑडिट, कर्नाटका का सकाला इनिशिएटिव, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक। ये सब प्रूफ हैं कि पब्लिक सेंटर्ड गवर्नमेंट मॉडल्स काम करते हैं। एंड द लास्ट सॉल्यूशन इज समथिंग आई हैव सीन रिसेंटली, जैसे ट्विटर पर खुरपेंच टीम का ये ठीक करके दिखाओ इनिशिएटिव, जहां लोग अपने लोकल प्रॉब्लम जैसे पॉट होल्स, खराब रोड्स या भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की फोटो ट्विटर पर अपलोड करते हैं सेइंग ये ठीक करके दिखाओ। वो लोकल अथॉरिटीज अपने लोकल MLAs, MP को अकाउंटेबल रखते हैं। एंड इसका रिजल्ट मोर अकाउंटेबिलिटी एंड क्विकर फिक्सेस। तो अभी भी उम्मीद तो शायद है एंड बहुत कुछ बदला जा सकता है, क्योंकि कब तक हम रोज स्कैम की न्यूज देखकर अगले स्कैम की न्यूज का वेट करेंगे। थोड़ा एक्शन तो हमें लेना पड़ेगा। तुम वो ले सकते हो इस वीडियो को शेयर करके। तुम यहाँ तक आ गए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो इतनी ही पसंद आएगी। यहाँ पर पूरी एक प्लेलिस्ट है ऐसी डीप डाइव्स की, पॉप कल्चर, सोशल इश्यूज के बारे में चेकआउट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।